अंटार्कटिका तक बाय जावेद चौधरी। कुतुब जनूबी के हमसाये में ट्रेन का सफ़र भी हैरान कुन तजुर्बा था। दाएं बाएं पहाड़ी ग्लेशियर थे, दामन में जंगल था और जंगल में जगह जगह दरिया और झीलें थी और उनके साथ जंगली घोड़े चल रहे थे। जंगल में घोड़ों की मुख्तलिफ नस्लें आवारा फिर रही थीं। ये इसी जंगल में पैदा होते हैं, इसी में बड़े होते हैं और फिर इसी में बूढ़े होकर मर जाते हैं। जंगल में परिंदों और घोड़ों के लिए अलग अलग अस्पताल भी थे जिनमें रोज़ाना डॉक्टर्स आते हैं। ग्लेशियर्स की वजह से जंगलों के मुख्तलिफ हिस्से गल सड़ चुके थे, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर दलदलें भी थी। ट्रेन के साथ साथ वॉकिंग ट्रैक्स थे और उन पर सयाह ट्रैकिंग कर रहे थे। इसराइल से जहाज इशोवाया आते हैं और रोज़ाना इसराइली सयाह नेशनल पार्क में ट्रैकिंग करते हैं। दुनिया के आखिरी सिरे पर ट्रैकिंग यकीनन दिलचस्प तजुर्बा है, लेकिन बाद औक़ात सयाह जंगली घोड़ों और जानवरों का निशाना भी बन जाते हैं और शदीद सर्दी और यख हवा से बीमार भी पड़ जाते हैं। पार्क में मुख्तलिफ जगहों पर बर्फ़ थी। शहर में 2 दिन कबल ठीक ठाक बर्फबारी हुई थी। अर्जेंटाइन में गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, मगर इशुवाया में गर्मियों में भी बर्फबारी हो जाती है। कुतुब जनूबी का मौसम बाकी दुनिया से 6 माह पीछे है। हमारी गर्मियों में इस इलाके में सर्दियां पड़ती हैं और हमारी सर्दियों में वहाँ गर्मियां होती हैं। लिहाजा यहाँ जून जुलाई में बर्फ़ें पड़ती हैं और दिसंबर में लोग नंगे होकर बेंचेस पर लेटे होते हैं, मगर इशुवाया की गर्मियां भी ठंडी रहती हैं। नेशनल पार्क में बर्फीले पहाड़ों के दरमियान ताज़ा बर्फ़ के आसार मौजूद थे और इन बर्फीले पहाड़ों, बर्फीले जंगलों, ठिठरी हुई झीलों और आवारा फिरते घोड़ों के दरमियान छुक छुक स्टीम ट्रेन चल रही थी और दुनिया जहां के सयाह खिड़कियों के साथ नाक लगाकर वीडियोस और तस्वीरें बना रहे थे। ट्रेन रास्ते में 2 जगह रुकी और फिर उसने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। आखिरी स्टेशन के बाद 9 किलोमीटर का ट्रैक था जिसके आखिर में एंड ऑफ द वर्ल्ड था। इस पॉइंट से आगे बीगल सी है और बीगल सी के आखिरी सिरे पर अंटार्कटिका के मोटे ग्लेशियर्स और बर्फ़ें हैं और इन बर्फ़ों में पेंगुइन रहते हैं। हम पहले दिन एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं जा सके थे। हम दूसरे दिन टैक्सी पर दुनिया के आखिरी कोने पर पहुंचे थे। इससे कबल जंगल में आखिरी काफ़ी शॉप, आखिरी वाशरूम, आखिरी सरकारी इमारत, आखिरी रिहाइशगाह, पार्ट्स और आखिरी झील थी और उनके बाद वो डेक था जिस पर पहुंचकर दुनिया ख़त्म हो जाती है। हम डेक पर पहुंचे तो वहाँ खड़ा होना मुश्किल था। हवा का दबाव भी नाकाबिले बर्दाश्त था और सर्दी भी। लिहाजा तमाम लोग चंद सेकंड बाद दौड़कर गाड़ी में पनाह ले लेते थे। हमने भी यही किया और भागकर टैक्सी में वापस आ गए। मगर ये दूसरे दिन की बात थी। हम पहले दिन अच्छे बच्चों की तरह ट्रेन के ज़रिए वापस आ गए थे और उसके बाद टैक्सी पर शहर पहुंच गए थे। शहर 4 बजे के बाद जमने लगता है, लिहाजा सयाह कान लपेट कर रेस्तोरानों में पना लेते हैं। इशोवाया का सेंटर खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। रेस्तोरान और काफ़ी शॉप्स भी मायारी हैं। हमने एक रेस्तोरान में घुसकर किंग क्रैब का सूप और ताज़ा सालमन फिश फड़काई और फिर कान लपेट कर होटल पहुंच गए। हमने दूसरा दिन बीगल चैनल के लिए रखा हुआ था। बीगल इशोवाया और अंटार्कटिका के समंदर के दरमियान समुद्री पानी की एक पट्टी है। इस पर दुनिया का आखिरी लाइट हाउस आता है और पेंगुइन के जजीरे भी। पेंगुइन अंटार्कटिका और इशुवाया के दरमियान सफ़र करते रहते हैं। ये बीगल चैनल के जजीरों में आते हैं, अंडे सेते हैं, बच्चों को साथ लेते हैं और दोबारा अंटार्कटिका चले जाते हैं। बीगल चैनल के आखिर में पानी पर तैरते हुए ग्लेशियर्स हैं। समंदर के किनारे मुख्तलिफ कंपनियों के बूथ हैं। सयाह टिकट खरीद कर उनके जहाज़ों के ज़रिए समंदर में जाते हैं। जहाज़ सुबह 9 बजे चलते हैं और शाम को मुख्तलिफ जजीरों से गुजरते और रुकते हुए वापस आ जाते हैं। हमने पहले दिन बुकिंग की कोशिश की, मगर समंदर में तेज़ हवा की वजह से जहाज़ कैंसिल हो गए। हम दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे दोबारा पहुंच गए, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से जहाज़ उस दिन भी ना गया। हमारे पास अब करने के लिए कुछ नहीं था। हमने सारे दिन के लिए टैक्सी बुक की और इशुवाया के मुज़ाफ़ात में निकल गए। करीब 3 शहर तोलीन 150 किलोमीटर के फासले पर था। हम उस तरफ निकल गए। रास्ता बहुत खूबसूरत था। एक तरफ पहाड़ थे, उन पर ग्लेशियर्स थे और दूसरी तरफ झीलें थी। उनमें 2 झीलों पर बाकायदा समंदर का गुमान होता था। रास्ते में लकड़ी के कारखाने भी थे। ड्राइवर ने बताया, लकड़ी और मछली इस इलाके के 2 बड़े रोजगार हैं। इशुवाया में टैक्स फ्री होने की वजह से मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स की फैक्ट्रियां भी लग रही हैं, जिनकी वजह से पूरे मुल्क से पढ़े लिखे हुनरमंद लोग इशुवाया आ रहे हैं। तोलीन एक सुस्त और गंदा सा टाउन था। इसमें किसी किस्म की कोई सरगर्मी नहीं थी। हम वहां जाकर बहुत मायूस हुए। ड्राइवर हमें वापसी पर जंगल में ले गया। वहाँ एक कच्चा सा रास्ता था जिसके आखिर में एक छोटी सी पोर्ट थी। उस पोर्ट की सिर्फ 2 खूबियाँ थी। वहाँ से चिल्ली की पोर्ट और पहाड़ियाँ साफ दिखाई देती थी। दोनों मुल्कों के दरमियान 5 मिनट का आबी रास्ता था। चिल्ली के मछेरे ये रास्ता अबूर करके अर्जेंटाइन आ जाते थे और अर्जेंटाइन के फिशरमैन चिल्ली चले जाते थे। हमें दोनों साइड पर सरगर्मियाँ दिखाई दे रही थी। पोर्ट की दूसरी खूबी इसका जंगली रास्ता था। पूरे रास्ते में लोगों ने आरजी घर बना रखे थे।
ان گھروں میں شہروں کے ہنگاموں سے بیزار لوگ رہتے ہیں۔ یہ آتے ہیں، ایک دو دن جنگل میں گزارتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ گھر بجلی، گیس اور پانی سے محروم ہیں، لیکن لوگ وہاں قدرتی زندگی گزارنے آتے ہیں۔ جنگل گھنا تھا اور وہ سمندر کی طرف کھلتا تھا۔ ہم وہاں سے واپسی کے بعد نیشنل پارک گئے اور اینڈ آف دا ورلڈ دیکھا۔ ارجنٹائن کے لوگ صاف ستھرے، مہذب اور پڑھے لکھے ہیں۔ یہ چھوٹی ملازمتیں نہیں کرتے، لہذا ٹیکسی سے لے کر سبزی فروش تک بولیویا، پیرو اور پیراگوئے کے لوگ ہیں۔ ہمارا ٹیکسی ڈرائیور بھی بولیویا سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام عمر تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا۔ لاطینی امریکہ میں عمر نام کامن ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ عمر نے بتایا، لاطینی امریکہ کے زیادہ تر لوگ محنت مزدوری کے لیے ارجنٹائن آتے ہیں، لیکن یہ اب واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ ارجنٹائن کے معاشی حالات ان کے اپنے ملکوں سے زیادہ خراب ہیں۔ عمر بھی اپنے ملک واپس جانا چاہتا تھا، تاہم اس کا کہنا تھا بولیویا میں جرائم بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہ بولڈ اسٹیپ نہیں لے پا رہا۔ ایشووایا میں دنیا کی آخری جیل بھی ہے۔ یہ جیل 1902 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 1947 میں بند کر دی گئی۔ یہ دوبارہ 1994 میں کھولی گئی، لیکن اس بار اسے میوزیم بنا دیا گیا۔ جیل کے ایک حصے کو انٹارکٹیکا میں میوزیم کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا 1520 میں انٹارکٹیکا کی پہلی مہم اس علاقے میں پہنچی تھی۔ اس وقت تک یہاں ریڈ انڈینز رہتے تھے، ایک غیر انسانی زندگی گزار رہے تھے، ننگ دھڑنگ رہتے تھے، چھوٹی کشتیوں میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، غاروں میں آگ جلا کر سردیاں گزارتے تھے اور ہڈیوں اور پتھروں کے آلات اور ہتھیار بناتے تھے۔ یہ کپڑوں اور جوتوں تک کی ٹیکنالوجی سے نابلد تھے۔ یورپی باشندے آئے اور انہوں نے سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنانے شروع کیے، مگر یہ لوگ کپڑے پہننے کے بعد تیزی سے بیمار ہوتے اور مرتے چلے گئے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا یہ لوگ بارشوں اور برف کی وجہ سے زیادہ صاف ستھرے رہتے تھے۔ بارش کے بعد یہ لوگ آگ جلا کر خود کو سکھا لیتے تھے، لہذا بارش اور آگ کی وجہ سے یہ ہر قسم کے جراثیم سے محفوظ رہتے تھے۔ لیکن جب انہیں کپڑے پہنائے گئے تو ان کے جسم پر جراثیم پنپنے لگے اور یوں یہ چند دنوں میں بننے لگے، یہاں تک کہ ان کی آبادی تیزی سے ختم ہوتی چلی گئی۔ آج کے ماہرین کا خیال ہے 1520 سے 1550 کے درمیان اس مشاہدے نے آگے چل کر یورپی اقوام کو سن بات اور سوانا کا تصور دیا تھا۔ یورپ کی تمام اقوام گرمیوں میں ساحلوں پر سن بات اور سردیوں میں اسٹیم بات اور سوانا لیتی ہے۔ اس سے ان کی صحت بہتر اور عمر لمبی ہو رہی ہے۔ ہمیں میوزیم میں ریڈ انڈینز کی رہائش گاہیں اور کلچر بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا ایشووایا 4500 برس قبل 1250 فٹ موٹا گلیشیئر تھا۔ برف آہستہ آہستہ پگھلی اور اس کے نیچے سے زمین اور چٹانیں نکل آئیں اور پھر یہاں شہر آباد ہو گیا۔ مگر گلیشیئر کی برفیں آج بھی اس کو ڈھانپنے کے لیے تیار رہتی ہیں اور ماہرین کا خیال ہے یہ کسی بھی وقت دوبارہ برف میں گم ہو جائے گا۔ ہم نے ایشووایا میں آخری شام ریستورانوں میں خوراک تلاش کرنے میں خرچ کی اور اگلی صبح بیگل چینل اور انٹارکٹیکا کی حسرت کے ساتھ بیونس آئرس واپس لوٹ گئے، مگر اپنا دل ایشووایا کے گلیشیئرز پر ہی چھوڑ آئے۔ ہم ایک بار پھر یہاں ضرور آئیں گے اور انشاءاللہ اپنی ادھوری حسرت پوری کریں گے۔ ہم نے ایشووایا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا۔